यार कियारा आडवाणी ने भी शादी कर ली, सारे क्रश जितने भी हैं सेलिब्रिटी सबकी शादी हो रही है। धीरे धीरे मेरे भाई बंधुओं की भी शादी हो रही है, दोस्तों वोस्तों की शादी हो रही है। अब तो लगता है शादी करनी पड़ेगी यार अगली साल तक कैसे भी करके, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये सारी बातें तो चलती रहती हैं ज़िंदगी में। एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ निकली है आज, और मैं रात भर सोया मज़े से चादर तान के, और उसके बाद जब सुबह उठ के ट्विटर खोला है तो आय हाय हाय दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब ऐसी ज़िंदगी में बिल्कुल एक सोती सी गंगा सी बह रही है। यूनाइटेड मैचेस जीत रही है, सिटी पे सैंक्शंस लग चुके हैं, उनके साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन यूनाइटेड की जो ओनरशिप के बारे में अभी रूमर्स आ रहे थे कि माइनर स्टेक्स बेचने को तैयार हैं सिर्फ ग्लेजर फैमिली, और वो पूरी तरीके से सेल नहीं करने को तैयार हैं क्योंकि उनको लगता है कि टेन हैग के अंडर टीम और प्रोग्रेस करेगी तो इनकी जो नेट वैल्यू उन्होंने 6 बिलियन सेट की है वो बढ़कर तकरीबन 7 से 8 बिलियन तक पहुंच सकती है। लेकिन कल रात में जो न्यूज़ निकल कर आई है उसके हिसाब से कतर की जो हायरार्की है वो इंटरेस्टेड है यूनाइटेड को ओनरशिप में लाने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कतर ही ओनरशिप होल्ड करता है पीएसजी क्लब की, और यूएफए के रूल्स के अकॉर्डिंग एक सिंगल एंटाइटी 2 यूरोपियन क्लब को एक कंपटीशन के अंदर ओन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अभी बताया ये जा रहा है कि कतर के बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर एक कंसोर्टियम बनाकर यूनाइटेड के लिए बिड करेंगे, और टोटल इवैल्यूएशन वैल्यू 6 बिलियन इन टोटल फॉर दी ownership transfer and 2 billion in total for the redevelopment of Old Trafford and other facilities at Manchester United। उस पे इन्वेस्ट करने को तैयार है कंसोर्टियम जो कतर की तरफ से आएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना था कि अबू धाबी ग्रुप एंड दुबई ग्रुप इंटरेस्टेड था, दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड थी। उसके साथ ही साथ आपने सुना था कि सऊदी ग्रुप भी इंटरेस्टेड था, और उसके साथ साथ अब यहाँ पे कतर का नाम भी जुड़ रहा है। अमेरिकन कंट्री, जो अमेरिकन एजेंसीज थी, जो अमेरिकन पार्टीज थी, उनके रिगार्डिंग अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है। और जो लास्ट पर्सन इस लिस्ट में है जो कि लगातार न्यूज़ में बने रहते हैं वो है सर जिम रैटक्लिफ। उनकी तरफ से भी अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अभी बताया ये जा रहा था कि फरवरी के महीने में बिड्स आनी शुरू होंगी, और तब ग्लेजर फैमिली ये सोचेगी कि उनको पार्शियल ओनरशिप ट्रांसफर करनी है या फिर वो टोटल सेल करना चाहते हैं यूनाइटेड की। अब देखो मिडिल ईस्टर्न कोई भी अगर पार्टी आती है तो वो पार्शियल ओनरशिप के लिए तैयार नहीं होंगे। अब उसके पीछे मेन रीजन ये है कि इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ होल लॉट ऑफ मनी इनटू द क्लब, इफ दे रियली वांट टू इंजेक्ट अ होल लॉट ऑफ मनी इनटू द क्लब, they would really want to have control over the decisions that will be made in the future। अब यहाँ पर ग्लेजर्स ऑलरेडी लास्ट ईयर जब न्यूकासल का टेक ओवर हो रहा था तब यूनाइटेड के पास आए थे न्यूकासल के ओनर्स, और यहाँ पर तब ग्लेजर्स ने बोल दिया था कि हम आपको सिर्फ एज इन्वेस्टर्स ले सकते हैं और आपका कोई से नहीं होगा। जो भी फ्यूचर डिसीजंस होंगे रिगार्डिंग द क्लब रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़, या फिर जो भी हम एक्सपेंड करेंगे अगर ओल्ड ट्रैफर्ड को उसके रिगार्डिंग, या फिर अगर हम कोई भी नई डील सैंक्शन करेंगे एंड कोई हम नए प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, उस लिहाज से आपका उसमें कोई से नहीं होगा। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री आप सबको पता है भाई, दे डोंट लाइक टू, आप क्या कह सकते हो, वो किसी और के मोहताज नहीं रहना चाहते। और ये जो एक मेंटालिटी है आपके यूएस ओनर्स की, ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से इम्पैक्ट कर चुकी है यूनाइटेड को। अब यहाँ पर अगर कतर की ये जो कंसोर्टियम आ रही है, अगर ये आ जाती है तो आप ये कह सकते हो कि जो अभी आप सिटी, चेल्सी, पीएसजी इन जैसे क्लब्स को स्पेंड करता देख रहे हो, यूनाइटेड रेवेन्यू जो अभी जनरेट कर रही थी उसके बाद वो स्पेंड करते थे। अब अगर हमारे पास एक अच्छे ओनर आ जाएंगे तो वो पैसा क्लब में अपनी तरफ से भी इंजेक्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अभी आपने देखा है कि सिटी के ऊपर 100 जो सैंक्शंस हैं वो लगाए गए हैं, उनके ऊपर बताया गया है कि 100 उन्होंने कोड्स जो हैं आपके प्रीमियर लीग के वो ब्रीच किए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये डर भी है कि फ्यूचर में चलकर अगर ये ओनरशिप कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री की आती है तो क्या वो इन रूल्स को ब्रीच करेंगे, और फिर जो एक इमेज है यूनाइटेड की कि यूनाइटेड इज़ अ वेरी क्लीन क्लब, क्योंकि आपने देखा है कि यूनाइटेड ने कभी भी इस तरह के कोई भी झमेलों में अपना नाम शामिल होते नहीं आपने देखा होगा। उसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए तो रेवेन्यू स्ट्रीम से जितना आता है पैसा उतना ही हम इंजेक्ट करते हैं क्लब के अंदर। यहाँ पर थर्ड पार्टी चीज़ें जो की हैं मैन सिटी ने, उसके चक्कर में उनके ऊपर अभी केस चलने वाला है, और उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा वो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ अगर यूनाइटेड में होता है तो आई थिंक यूनाइटेड की इतनी रिच हिस्ट्री में एक थोड़ा सा एक काला धब्बा लग सकता है। लेकिन अगर आप
अगर आप अभी कंपटीशन में देखें कि हर एक जो टीम है, हर, चाहे आप न्यूकासल की बात करें, चाहे आप इवन अगर आप एस्टन विला को देख लें, एस्टन विला के पास भी अच्छा खासा पैसा है, वो मार्केट में जाकर पैसा खर्च कर रहे हैं। आप लिवरपूल को अगर देखें तो लिवरपूल, अगर देखो अब यहाँ पर पता है 2 सिनेरियो जनरेट हो सकते हैं। एक ये कि यूनाइटेड और लिवरपूल एक ही टाइम पर सेल पर लगे हुए हैं। अब अगर जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि न्यूकासल में ओनर्स चले गए थे सऊदी के और वहाँ पर उन्होंने उस क्लब को ओन किया, तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लेना है यूनाइटेड को वो जल्दी, मतलब ग्लेजर्स को वो जल्दी लेना होगा, क्योंकि इस केस में फिर होगा क्या कि लिवरपूल भी अगर सेल पर लगी हुई तो वो डेफिनेटली जाकर लिवरपूल पे अपना पासा फेंकेंगे, अपना पैसा फेंकेंगे। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कतर के साथ साथ और कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जब बिड का सिलसिला शुरू होगा तो उसके बाद से बहुत रैपिड हो जाएगा इस पूरे टेक ओवर का जो सीन होगा। और आपने देखा है कि लास्ट ईयर चेल्सी के केस में भी जब इनिशियली बिड आनी शुरू हुई थी तो तकरीबन आपको 1 महीना लग गया था क्लियर होते होते कि कौन सा नया ओनर आएगा। अब यहाँ पर पहली बिड जिसकी भी पार्टी की लॉन्च होगी, चाहे वो सर जिम रेडक्लिफ की लॉन्च हो, वो भी कंसोर्टियम लेकर आएंगे, चाहे वो कतर की हो जो कि वो भी कंसोर्टियम लेकर आएंगे, तो वो एक हमें देखना पड़ेगा कि उसमें आगे प्रोग्रेस क्या होगी और एक्चुअल प्रपोजल कितने बिलियन का रखने वाली है कतर की अगर ये पार्टी आती है तो। और जैसे कि हम जानते हैं कि यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्रोग्रेसिव टीम है, और अभी सिचुएशन अगर मैं बाकी टीम्स की देखूं तो उनके कंपैरिजन में यूनाइटेड अगर सेल पर उतरी है तो सबसे ज़्यादा आप कहोगे कि जो बायर्स हैं वो अट्रैक्ट यूनाइटेड ही करेगी, भले ही सामने लिवरपूल बैठी हो या फिर कोई और टीम बैठी हो। अब यहाँ पर आज मैच है हमारे लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो भाई ये थोड़ा सा छोटा सा प्रीव्यू है लीड्स यूनाइटेड वाले गेम के लिए भी। 3 प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हैं, 3 प्लेयर्स हमारे इस मैच में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं। अभी तक तो सिर्फ एंटनी मार्शल और स्कॉट मैकटॉमने इंजर्ड थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एरिक टेन हैग ने बताया कि एंटनी भी इंजर्ड हो गए हैं। तो अब ये ना 2 प्लेयर्स के लिए रास्ता खोल देता है राइट विंग के तौर पर अगर मैं देखूँ, एक जेडन सैंचो, एक फकुंदो पाइस्त्री। अब फकुंदो पाइस्त्री को वैसे ही इतना गेम टाइम जो है वो सेंचो की एब्सेंस में इतना कम मिला था, और अब जब सेंचो वापस आ चुके हैं, सेंचो लुक्ड वेरी ब्राइट जब उन्होंने अपने EFL कप में वापसी की थी और नॉटिंघम फॉरेस्ट अगेंस्ट वो इन्वॉल्व किए गए थे, तो यहाँ पर सेंचो बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस फॉर दैट राइट विंग रोल। तो आई वोंट बी शॉक्ड अगर सेंचो को स्टार्ट दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सेंचो अभी इतने टाइम से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, इट्स टाइम फॉर फकुंदो पाइस्त्री टू गेट सम मिनट्स। आई थिंक फकुंदो पाइस्त्री इज़ अ वेरी यंग टैलेंट, इज़ अ वेरी ब्राइट टैलेंट, बट एट द सेम टाइम यू वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू विन दिस गेम, क्योंकि आपके पास मौका है यहाँ पर, आप 3 पॉइंट लेकर यहाँ पर और मैन सिटी के बराबर जा सकते हो पॉइंट्स टेबल में। अब देखो समझने वाली बात यह कि यूनाइटेड ऑलरेडी GD पे पीछे है, लीड्स ने अभी अपना मैनेजर सैक किया है, तो एक न्यू मैनेजर बाउंस मिल सकता है हर टीम को। हमने पिछली बार भी देखा था कि एस्टन विला के अगेंस्ट भी यही हुआ था, उन्होंने अपना मैनेजर सैक किया था, जेरार्ड को सैक करके उनाई एमरी को लेकर आए थे एंड दे डिफीटेड अस। एक जो एडवांटेज हमारे पास है दैट वी आर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड। 13 गेम लगातार हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे जीत चुके हैं सीजन में। हमारा जो रिकॉर्ड है ओल्ड ट्रैफर्ड पे वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बट इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब कोई टीम अपना मैनेजर सैक करती है ना, तो फिर वो उनको एक न्यू मैनेजर बाउंस के तौर पर एक पुश मिलता है। और अभी आपने देखा है कि लास्ट वीक ही एवर्टन ने, अभी 4 दिन पहले ही एवर्टन ने आर्सेनल को हराया है। तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा गैम्बल नहीं ले सकते। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनने में ना बड़ा मज़ा आने लगा है, मैं सही बताऊँ तो। मुझे नहीं पता कि कितने यूनाइटेड फैंस मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। आप पहले देखते थे कि जब जोजे के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो जोजे यूज टू मतलब क्राई नहीं बोलूँगा मैं, बट जोजे यूज टू ब्लेम दी ओनरशिप फॉर द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव मेड इन द टीम। साइनिंग्स नहीं मिली है, ये नहीं हुआ है, या फिर रेफरी डिसीजंस के ऊपर। अब रेफरी डिसीजंस हमारे फेवर में नहीं जा रहे हैं, किसी भी तौर पर हमारे फेवर में कोई भी रेफरी डिसीजन अभी नहीं गया है पिछले 3-4 गेम में, तो आप बात ही नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो एक कंसिस्टेंसी है फ्रॉम वन मैच टू अदर मैच वो डिसीजंस की, वो भी मेंटेन नहीं हो पा रही है। अब इसके बीच में टेन हैग आकर कहते हैं कि देखो यार, मैं रेफरी के डिसीजंस को तो इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता, और जैसा मैंने कि रेफरिंग डिसीजंस को देखा है उसमें मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करके जा रहा हूँ मैच में कि अगर कोई चीज़ मेरे अगेंस्ट जाएगी तो वी हैव टू विन दैट गेम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट डिसीजंस वर बीन मेड बाय द रेफरीज। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं टीम को कितना इंप्रूव कर रहा हूँ फुटबॉलिंग टर्म्स पर, मैं टीम से कितना आउटपुट निकाल पा रहा हूँ।
तो ये जो कुछ स्टेटमेंट्स रहते हैं ना, ये आपको भाई ये आपको बता रहा है कि इस मैनेजर की मेंटालिटी कितनी अलग है। अब यहाँ पर अगर मैं लीड्स की बात करूँ तो लीड्स ने अभी अपना मैनेजर सैक किया है, वो बिल्कुल रेलीगेशन फाइट में है और जैसे ना तैसे करके वो अपने आप को बचा के रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये गेम यूनाइटेड के लिए बहुत सही टाइम पर आया है, क्योंकि अभी आपको गोल स्कोरर्स की ज़रूरत है और एक टीम जो कि डाउन एंड आउट है, जो कि डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, और आप उसको बुलाकर अपने होम पर उसकी सुताई कर सकते हो। और बार्सिलोना का गेम आपका आने वाला है, आपको 2 बार इसी टीम से खेलना है। अब बताया ये जा रहा है कि क्रिस आमस जो कि पिछली रेनियर के टेन्योर में असिस्टेंट कोच थे, असिस्टेंट मैनेजर थे, वो डगआउट में रहने वाले हैं लीड्स के। तो देखो यूनाइटेड के अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूं, डेविड डेया तो रहेंगे ही गोल पोस्ट में, कोई और प्लेयर खेले नहीं वाला। डिएगो डेलो की वापसी हुई है, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू गिव डिएगो डेलो देखो मैंने पिछले बार भी यही बोला था कि मैं डिएगो डेलो को मौका बिल्कुल देना चाहूँगा, बट उस बार वैन बिसाका को खेलते देखा हमने। आई थिंक ये जो गेम है ना, लीड्स के 2 गेम, इसमें भाई खिलाओ डिएगो डेलो को, क्योंकि आपको फिर बार्सिलोना में जाकर अपना जो नंबर 1 राइट बैक है उसको ही ट्राई करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैन बिसाका कांट डू दैट, बट बिसाका के गेम में बहुत ज़्यादा क्रैक्स है और वो आपको लास्ट गेम में देखने को मिला था क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। अब यहाँ पर डिएगो डेलो एंड राफेल वारान एंड लिसांद्रो मार्टिनेज, हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि हम यहाँ पर जो मिडफील्ड है उसमें साबित्जर और फ्रेड को खिलाएं। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना वाले गेम में तो आपका कैसेमीरो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसका जो रेड कार्ड है वो सिर्फ प्रीमियर लीग के गेम्स में, मतलब आपके जो इंग्लिश एफ है उन गेम्स में काउंट होगा, यूरोप में काउंट नहीं होगा। आई एम रियली एक्साइटेड कि साबित्जर कैसा खेलेगा। साबित्जर लुक्ड वेरी शार्प, पहली बात तो, एंड साबित्जर हैज़ प्लेड इन दी 6-6 पिविट रोल, 8 नंबर में भी खेला है, नंबर 10 रोल में भी खेला है, तो ही कैन प्ले एनीवेयर इन द मिडफील्ड। एंड दैट इज़ वाई जो पिछले मैच में हमने फ्रेड की परफॉर्मेंस देखी थी भाई, वो लाजवाब थी। अगर फ्रेड ना होता उस दिन फील्ड के ऊपर जब कैसेमीरो चला गया था, वी वुड हैव डेफिनेटली कंसीडर एटलीस्ट 1 मोर गोल। और यहाँ पर साबित्जर ने जिस तरीके से आकर टीम को मोमेंटम दिया था, हम बहुत शेकी लग रहे थे। ही स्टार्टेड विनिंग द डुअल्स, उसने एक जो क्लीन टैकल मारा था उस पर फाउल दे दिया था, जो कि फाउल था भी नहीं। आई थिंक ये बहुत ही सही मिडफील्ड पेयर रहेगा आपका फ्रेड और साबित्जर का। उसके बाद अगर नंबर 10 रोल पे बात मैं करूं तो आपको ऑब्वियस सी बात है ब्रूनो ही खेलेगा, बिकॉज नो वन कैन डू थिंग्स व्हाट ब्रूनो डज ऑन द फील्ड। एंड टेन हैग के सिस्टम में ब्रूनो का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। उसका वर्क रेट भाई, मुझे नहीं पता कि कैसे लोग ब्रूनो को ब्लेम कर देते हैं। उसका वर्क रेट, रिलेंटलेस प्रेस करता है बंदा 90 मिनट तक। आप अगर पूरी टीम में एक प्लेयर जिस पे आप हमेशा काउंट कर सकते हो कि वो कभी भी अपना जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो डाउन नहीं करेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रूनो को नेम करना है। एंड प्रोबेबली यू वुड से लिसांद्रो मार्टिनेज, कैसेमीरो जब नहीं है, वरना तो 3 प्लेयर हमारे पास ऐसे हैं जो कि कमिटमेंट लेवल में बिल्कुल एक्सट्रीम पर अभी खेल रहे हैं, लिसांद्रो मार्टिनेज, कैसेमीरो एंड ब्रूनो फर्नांडिस। बात आती है आपके लेफ्ट बैक की, क्योंकि लेफ्ट बैक छूट गया था। तो देखो यार, आज आपको रोटेट भी करना पड़ेगा। अगर तो मैं मलासिया को गेम टाइम देने को तैयार हूँ, शॉ को मैं अगले गेम में यूज़ कर लूँगा, या फिर मैं अगर शॉ को इस गेम में यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मैं शॉ को जो अवे ट्रिप है हमारी लीड्स पर, उस एलेंड रोड पर, उस पर मैं रेस्ट देने को तैयार हूँ, क्योंकि फिर आपको ना बार्सिलोना के अगेंस्ट भी गेम दिमाग में रखना है कि आपको उनके अगेंस्ट भी खेलना है जाकर। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा भाई कि हम रेस्ट दें आज लूक शॉ को और टाइल मलासिया को खिला दें हम। बट अगर उसका रिवर्स भी होता है तो आई विल बी हैप्पीली एक्सेप्टिंग दिस डिसीजन फ्रॉम टेन हैग। बात आती है आपके राइट विंग की, तो राइट विंग पे जेडन सेंचो, नंबर 9 पे वाउट वेगॉस बिकॉज एंथनी मार्शल इज नॉट देयर, एंड लेफ्ट विंग पर तो भाई रैशफोर्ड के अलावा कोई डिजर्व नहीं करता। आई वोंट बी सरप्राइज अगर हम 4-4-2 के साथ जाएंगे, जो कि एट टाइम्स आपको 4-3-2-1 दिखेगी, जहां पर आप ये कह सकते हो 4-2-3-1 दिखेगी, जहां पर आप ब्रूनो को राइट विंग ऑपरेट करते देख सकते हो, एंड आपके जो फॉरवर्ड होंगे वो वाउट वेगॉस्ट और आपके रैशफोर्ड होंगे। सेंचो शायद ना खेले, बट अगर कुछ चेंज होगा तो मैं शॉक्ड नहीं होऊंगा अगर गर्नाचो को मौका मिलता है, एंड रैशफोर्ड विल बी प्लेइंग एज द सेंटर फॉरवर्ड एंड देन सेंचो विल बी प्लेइंग एज अ राइट विंगर। कोई भी डिसीजन आ सकता है। मेरे हिसाब से एक ये मस्ट विन गेम है, क्योंकि इसके साथ आप अच्छा मोमेंटम लेकर आगे बढ़ोगे। होम पर आपका गेम है और आपको पता है कि अभी आपको यूरोपा लीग में गेम खेलने हैं, और उससे पहले आपको एक और बार एलेंड रोड पे जाके खेलना है। तो एक अवे ट्रिप और होम ट्रिप सेम टीम के अगेंस्ट जब होती है तो थोड़ा सा नर्वी हो जाता है, और आपने पिछले मैच में देखा है कि पैलेस के अगेंस्ट हम बहुत शेकी लग रहे थे। आई थिंक वी नीड टू स्कोर मोर गोल्स आज के गेम में, मैक्सिमम गोल स्कोरर्स रहेंगे तो थोड़ा सा हमारा जो सीजन है वो बेटर होगा। एंड डेफिनेटली टेन हैग के लिए भी ये एक गेम का जो प्रोसेस है ना वो बहुत सही से काम कर रहा है। और देखो यार, अगर सिटी पे जो सैंक्शंस लगे और सिटी का थोड़ा सा मोरल अगर हिलता है डुलता है तो हमें उस पर कैपिटलाइज करना पड़ेगा। वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ फिनिशिंग इनसाइड टॉप 2
इन द प्रीमियर लीग, तो हमें उसके लिए अपना हर एक गेम जीतना पड़ेगा। बट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है भाई, कतर की ओनरशिप अगर आती है तो कितना बेटर रहेगा हमारे लिए, और आपके हिसाब से कि आज की टीम का जो सिलेक्शन है वो क्या होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू 1MUFC एंड मतलब कियारा आडवाणी, आई लव्ड यू, आई लव यू एंड आई विल फॉर एवर लव यू। बट सिद्धार्थ मल्होत्रा से तो बेटर नहीं हूँ मैं, तो ठीक है चलो यार, तुमने कर लिया तो कर लिया, अब क्या कहा जाए।